हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। लेक्चर नंबर 9 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट लास्ट वाला लेक्चर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी जिसमें आपको लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को दिए हुए स्ट्रक्चर में प्रोटॉन्स का जो केमिकल शिफ्ट है उसकी वैल्यू अराउंड अराउंड क्या आ सकती है वो आपको गैस करना या कैलकुलेट करना सिखाया था। इस लेक्चर में दिए हुए डेटा से स्ट्रक्चर गैस करना या स्ट्रक्चर जो है पहचानना वो सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन वैसे वाला आ जाए तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे वाला आ जाए तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि 3 हाइड्रोजन्स हैव पीक एट अराउंड 4.1 ppm, 3 hydrogens have peak at around 1 ppm and 2 hydrogens have peak around 2.7 ppm. Which of the following structure matches the data perfectly? इन चार में से आपको, तीन में से आपको जो है आपका जो स्ट्रक्चर का डेटा है वो सही वाला पहचानना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना काम। बोल रहे हैं कि 3 हाइड्रोजन्स का पीक आया है 4.1 ppm के राउंड। 3 का पीक आया है, इसका मतलब एक ही पीक है तीनों का, यानी कि तीनों इक्विवेलेंट होंगे, यानी कि CH3 होगा। 3 हाइड्रोजन्स का मैंने आपको बताया हुआ है कि CH3 पे लगे हुए तीनों हाइड्रोजन्स का जो पीक होगा वो मोस्टली आपका सेम आएगा है। या कह लीजिए कि अगर 3 हाइड्रोजन्स का एक ही सिग्नल आ रहा है तो मोस्टली CH3 ग्रुप होगा। ठीक है, ओके। फिर कहता है ऐसे ही 3 हाइड्रोजन्स का पीक अराउंड 1 ppm आ रहा है, मैंने कहा ठीक है ये भी CH3 हो। 2 हाइड्रोजन्स का पीक अराउंड 2.7 आ रहा है तो ये पक्का CH2 होगा। ठीक है, जो आपका CH3 होता है उसका बेसिक जो वैल्यू होता है केमिकल शिफ्ट का 1 ppm होता है, बट उनका आया हुआ कितना है 4.1 ppm, यानी कि इसमें कितने का एडिशन हुआ होगा, लगभग 3 ppm का एडिशन हुआ होगा। 3 ppm का एडिशन कौन सा ग्रुप कर देता होता है? अगर फ्लोरीन पड़ा होगा इसके साइड में, यहाँ पे या तो CH3 के साइड में फ्लोरीन लगा हो या CH3 के साइड में OC डबल बॉन्ड OCH3 ये लगा हो या फिर NO2 ग्रुप लगा हो, है ना, इसी से पॉसिबल है। ठीक है, इसी से पॉसिबल है 3 ppm पे तो जाना। ठीक है, ओके। तो अब हम देख लेते हैं कौन से वाले ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें CH3 ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से या NO2 से जुड़ा हुआ है। CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 CO से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा हुआ। CH3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, ये रहा। तो सीधे सीधे आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया, है ना। देखा, सेकंड्स लगी हैं सिर्फ, क्योंकि हमें सारी नॉलेज आ चुकी है। आ जाइए, अब हम पहले मैच कर लेते हैं आपकी, ठीक से हमने मतलब कि डबल कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया भी, हमने सही वाला ठीक लगाया भी है या नहीं लगाया। ठीक है, मैं बीच बीच में बच्चों वीडियो चेक करूंगी बन रही है या नहीं, मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर की नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार नहीं होता। मैंने पहले भी अपना दुख रहा आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया है। हाँ जी, तो ये CH3 है, ये 1 ppm पे आनी चाहिए वैल्यू, 1 ppm पे ही आई हुई है, 1 ppm पे आई हुई है तो सिंपल है, ये फर्दर किसी ग्रुप से नहीं जुड़ा होगा, कार्बन से ही जुड़ा होगा। तो ऐसा CH3 जो किसी कार्बन से ही जुड़ा हो, ये देखो ये CH3 फर्दर सिर्फ एक CH2 से ही जुड़ा है, तो डेफिनेटली ये 1 ppm पर आ सकता है। ठीक है, सही है ये हमारा गैस, यानी कि ठीक है, यहाँ से भी लग रहा है। अब CH2 का और देख लेते हैं। CH2 का बेसिक वैल्यू 1.3 ppm होता है अराउंड अराउंड। ठीक है, लेकिन 2.7 पे आया हुआ है, यानी कि इसके अंदर जो है वो कम से कम 1 ppm का एडिशन भी हुआ है, तभी तो ये 2.3 ppm के आसपास वैल्यू चली गई। और 2.7 आ रहा है तो मैंने बोला ही आपको प्लस 0.2 तक जा सकती है वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि इसमें 1 का एडिशन हुआ होगा, है ना, इसकी बेसिक वैल्यू में 1 का एडिशन हुआ होगा। 1 का एडिशन कौन से ग्रुप से हो सकता है? C डबल बॉन्ड OR, ये ग्रुप अगर कार्बन की तरफ से जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर ये
यहाँ पे CH2 से जुड़ा हुआ है तो ये अपने नाम का +1 ppm करवाएगा, 1 ppm ऐड करवाएगा, है ना। तो ये, अरे क्या हो गया, यहाँ का CH3 कहाँ चला गया, मेरे से हट गया था क्या, ये लगाया नहीं हुआ था, लगेगा बच्चों यहाँ पे CH3, ठीक है। हाँ जी, चलो, तो क्या पता चला हमें कि ये CH2 जो है वो आपका CO से अटैच है, इसलिए इसमें 1.3 ppm में जो है 1 ppm का एडिशन हुआ होगा, तो ये 2.7 ppm तक वैल्यू जा सकती है, तो ये 2.7 ppm तक वैल्यू जा सकती है। ये आपका 4.1 ppm पे डेफिनेटली आ सकता है, क्यों, क्योंकि आपकी बेसिक वैल्यू होती है 1 ppm और उसमें ऐड कर दिया 3 ppm, किसके नाम का, ये ऑक्सीजन के नाम का, ठीक है, ऑक्सीजन के थ्रू एस्टर से जुड़ा हुआ है ना, ठीक है, ऑक्सीजन के नाम का 3 ppm ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू 4 तक जा सकती है ना। यानी कि हमने जो ऑप्शन ये ए सेलेक्ट किया है वो हमारा ऑप्शन सिलेक्शन एकदम बढ़िया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। मैच द कंपाउंड इन द गिवन मिनट NMR, NMR में मैच कर दीजिए, मैच कर देते हैं, क्या दिक्कत है। कहता है कि 2 हाइड्रोजन सेम आई है यानी कि पक्का CH2 होगा, 3 हाइड्रोजन सेम आई है यानी कि पक्का CH3 होगा, 2 हाइड्रोजन सेम आई है यानी कि पक्का CH2 होगा। तो ऐसा कंपाउंड देखो जिसमें सिर्फ एक CH3 हो, 2 CH2 हो, ठीक है, सिर्फ एक CH3 हो और 2 CH2 हो, ठीक है, ऐसे वाला ऑप्शन देखो। ऑप्शन ए में 2 CH3 हैं, कट करो। ऑप्शन सी में 2 CH3 हैं, कट करो। यहाँ देखो, यहाँ पे 2 CH2, अरे ये फ्लोरीन आएगा भी इससे, यहाँ पे लगा हुआ फ्लोरीन आएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो CH2 2 लगे हुए हैं, एक CH3 है, CH2 2 लगे हुए हैं, एक CH3 है, सही मैच कर रहे हैं दोनों ऑप्शन। अब हमें मैच करना है कि इनमें से भी कौन सा आंसर रहेगा, ठीक है। देखते हैं, ये CH2 को अगर आप देखो तो बेसिक वैल्यू CH2 की 1.3 ppm होती है, लेकिन आपका आया हुआ है जो सिग्नल वो 4.3 ppm पे आया हुआ है, यानी कि इसमें पक्का 3 ppm ऐड हुआ होगा, यानी कि इस CH2 से एक तरफ तो कार्बन अटैच होगा, एक तरफ या तो फ्लोरीन अटैच होगा, या तो NO2 अटैच होगा, या तो ऑक्सीजन ऐसे करके अटैच रहा होगा, इनमें से कोई भी एक रहा होगा, ठीक है। तब ये तो दिख रहा है आपके ऑप्शन से तो कि ऑक्सीजन या NO2 तो नहीं हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है ना। कौन हो सकता है बच्चों, फ्लोरीन हो सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में फ्लोरीन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इससे तो पता नहीं चल रहा क्योंकि ये तो सेम है दोनों का, ठीक है। CH3 से पता करने की कोशिश करते हैं। CH3 अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 ppm पे इसकी बेसिक वैल्यू आनी चाहिए, कार्बोनिल की वजह से +1 ppm ऐड होके ये 2 ppm के अराउंड सिग्नल आएगा। इस वाले को देखते हैं, ये 1 ppm के अराउंड वैल्यू आनी चाहिए, साइड में कुछ भी नहीं है और बस प्राइमरी कार्बन है तो 1 ppm पे ही वैल्यू आएगी। अब देख लेते हैं कि हमारा डेटा क्या कहता है। हमारा डेटा कहता है, हमारे डेटा के अकॉर्डिंग CH3 जो है वो 1.1 ppm पे आया है, तो इसमें तो CH3 1.1 ppm पे नहीं आ सकता, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ये आपके पास ऑप्शन है कि आपका CH3 1 ppm पे आ जाए, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जो है आपका डेटा 1 ppm पे आने को तैयार है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप देखेंगे ये जो CH2 है इसको और मैच कर लो, ठीक है, सेकेंडरी CH2 है तो 1.3 ppm के अराउंड इसकी बेसिक वैल्यू आनी चाहिए। साथ में जो आपका कार्बोनिल लगा हुआ है इसके साइड में, इस कार्बोनिल के नाम का आपको 1 ppm ऐड करना है, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 2.3 ppm तक चली जानी चाहिए, इससे थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, 2.6 ppm तक आई हुई है, यही होगा पक्का, यही वाला CH2 होगा, है ना। मैंने बताया एकदम एग्जैक्ट आपकी वैल्यू मैच नहीं करेगी, ये सिर्फ हमें ऑप्शंस को जो है वो अलग करने में हेल्प करने वाला है ये मेथड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सारे के सारे आपने कैंसिल कर दिए,
मैंने ट्रिक भी सिखा दी और मैंने आपको फाइनल आंसर को हमेशा मैच करना भी सिखा दिया। ठीक है, मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग हो गई ठीक से। अब हम चलते हैं बच्चों, सीखेंगे स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग के बाद भी मुझे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन ऐसे ही करवाने हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखो मैंने पहले से ही तैयार रखे हैं क्वेश्चंस, ताकि क्वेश्चंस को यहाँ लिखने में हमें ज़्यादा टाइम ना लगे, लिखने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो मुझे उससे पहले पर आपको सिखाना है स्प्लिटिंग। आगे वाले क्वेश्चंस जो है वो स्प्लिटिंग से ज़्यादा अच्छे से सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, चलो आपको दिखाएंगे जी सिग्नल, सिखाएंगे सिग्नल स्प्लिटिंग। स्प्लिट का मतलब क्या होता है बच्चों? बंट जाना। जो बायोलॉजी के बच्चे होंगे उनको तो पता ही होगा, सेल स्प्लिटिंग होती है। मतलब कि जैसे मान लो CH3 CH2 Cl है ना, हमने बोला इन तीनों के नाम का एक सिग्नल, ठीक है, और इन दोनों के नाम का एक सिग्नल, इन तीनों के नाम का एक सिग्नल, इन दोनों हाइड्रोजन के नाम का एक सिग्नल। ठीक है, तो अच्छा, इसके अलावा ये सिग्नल लगभग 1.1 ppm पे आना चाहिए। ये सिग्नल क्योंकि क्लोरीन है इसके साइड में, तो 1.3 में क्लोरीन के नाम का 2 ऐड होके 2.3 ppm के अराउंड ये सिग्नल आना चाहिए, 2.3 ppm के आसपास। चलो कुछ इनकी नापनी 2.4 पे कर लेते हैं, है ना, 2.4 ppm पे तो आना ही चाहिए। दिख रहा है ना ठीक से? यहाँ दिख रहा है। चलिए, तो मैं क्या कह रही हूँ कि आपके अकॉर्डिंग मान लो ये 0 पे आपका TMS का सिग्नल आ गया। ठीक है, ये 1 ppm, ये 2 ppm, 3 ppm, ये 4 ppm। आपने स्पेक्ट्रा कंपाउंड उठाया, NMR रूम में गए, NMR इसका रिकॉर्ड किया, आपने देखा NMR का जो स्पेक्ट्रा था, आपके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रा आना चाहिए 1.1 ppm, यानी कि यहाँ पे आपको ऐसे एक पीक मिलनी चाहिए, ऐसे एक पीक मिलनी चाहिए। ठीक है, और 2.4 के अराउंड, यानी कि यहाँ पे आपको ये एक दूसरी पीक मिलनी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ी कम होगी, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। ओके बच्चों, इसका रीजन भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलो हमने बोला कि ऐसा हमारा सिग्नल आना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको तो पता है, क्या पता है कि इस दुनिया में रियलिटी हमारी एक्सपेक्टेशन से हमेशा डिफरेंट होती है। कैसा पाया गया डेटा, ऐसा नहीं आया तो कैसा है? आप बोलोगे मैडम यार ऐसे मत करो यार, ऐसा ही तो आना चाहिए डेटा। ठीक तो है, बड़ी मुश्किल से तो सारा कुछ हमने कैलकुलेट करना सीखा है। प्लीज मैम प्लीज ऐसा ही डेटा बना दो प्लीज, यही तो आना चाहिए मैम डेटा। जब रियलिटी में डेटा देखा तो डेटा पाया गया यहाँ पे, जो 1.1 पे थी ना पीक, एक आनी चाहिए थी जो, ये ऐसी मिली। और जो 2.4 पे ये सिंगलेट आना चाहिए था ना, मतलब एक सिग्नल आना चाहिए था, बस ये ऐसा नहीं मिला, ये मिला ऐसा 2.4 ppm पे। ठीक है, ये देख रहे हो आप सब क्या देख पा रहे हो? ये तो एक सिंगल लाइन थी, एक सिंगल लाइन थी। यहाँ देख रहे हो ये 1 2 3, देख लो 1 2 3 4, मैं लिख देती हूँ। ये जो है वो ये ग्रीन वाले 2 हाइड्रोजन के नाम का डेटा था, और ये इनके नाम का, इन 3 हाइड्रोजन के नाम का ये डेटा पाया गया। अब आप बोलेंगे मैडम ये क्या हो गया, हमारा सिग्नल तो ऐसा ही आना चाहिए था, सीधी सीधी एक लाइन, है ना, सीधी सीधी यहाँ पे एक एक लाइन ये ऐसे आनी चाहिए थी। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, ये एक एक लाइन तो आनी चाहिए थी, ये हमारे साथ क्या हो गया? ठीक है जी, ये इसको बोलते हैं जी सिग्नल स्प्लिटिंग, यानी कि रियलिटी में सिग्नल्स स्प्लिट हुए मिले। आ जाओ फटाफट बताते हैं आपको,
मैं देख लूँ वीडियो ठीक से रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट आने जा रहा है। तो रियलिटी में ऐसा क्यों मिला, आ जाओ देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। हुआ सारे कंपाउंड्स में, और हुआ सारे कंपाउंड्स में। मतलब सिग्नल की जो ये मतलब एक सिग्नल जो है वो ये कह लीजिए कि एक सीधी लाइन बहुत ही कम सिग्नल्स के लिए मिली, और उसका फिर रीजन निकाला गया। ठीक है, आ जाओ। पहली बात तो यहाँ पे बच्चों ये लिख लो, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी या कह लो हाइट ऑफ सिग्नल is directly proportional to number of equivalent hydrogens, ठीक है। इसको मैं ठीक से सही जगह पे उठा के रख देती हूँ बात को। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात पहले ही नोट कर लीजिए, ये समझने वाली नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्व करने वाली बात थी। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व की गई है। ठीक है, मैं यहाँ रख दूँ, देखो ठीक से दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो जो कहता है इंटेंसिटी सिग्नल की थी, इंटेंसिटी या कह लो हाइट, ठीक है, या कह लो हाइट, ठीक है। तो किसी भी सिग्नल की जो हाइट है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि इक्विवेलेंट सिग्नल्स कितने हैं, सॉरी इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स कितने हैं। जितने ज्यादा इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स होंगे उतना ज्यादा हाइट ऑफ सिग्नल मानी जाएगी। ठीक है बच्चों, क्या कहना चाहते हैं, देखो ये 3 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आना था, तो देखो मैंने इसको ज्यादा ऊंचा बनाया था। इंटेंसिटी मतलब हाइट ऑफ द सिग्नल, इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल मतलब हाइट ऑफ द सिग्नल। ठीक है, इंटेंसिटी ऐसे नहीं कि ये गाढ़ा दिखेगा और ये फीका सा दिखेगा, है ना, ऐसे नहीं कि ये फेंट होगा और ये बहुत ही डार्क होगा, ऐसे नहीं। इंटेंसिटी का मीनिंग होगा इसकी हाइट ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे भी देख लीजिए, इस सिग्नल को मैंने ज्यादा ऊंचा बनाया है, इसको थोड़ा कम ऊंचा बनाया है। क्यों? क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन्स का सिग्नल है और ये 2 हाइड्रोजन्स का सिग्नल है। ऐसा पाया गया कि जो इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल है वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स पे डिपेंड करती है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स होंगे उतना ज्यादा वो जो आपका सिग्नल है वो उतना ज्यादा इंटेंस मिलेगा। ठीक है, ये तो जो हो गया ऑब्जर्वेशन की बात। ठीक है, और ये बात है भी, ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि मान लो एक हाइड्रोजन है, उसका मान लो सिग्नल ये रिकॉर्ड हो गया, वैसा ही आपके इंस्ट्रूमेंट को एक और हाइड्रोजन मिल जाए, वैसा ही सेम मान लो ब्राउन ब्राउन एक और हाइड्रोजन मिल जाए, तो वहीं पे आपका जो सिग्नल है इंस्ट्रूमेंट देने लग जाएगा। फिर एक और हाइड्रोजन वैसा मिल गया, वहीं पे देने लग जाएगा। मान लो एक और हाइड्रोजन वैसा ही मिल गया, वहीं पे देने लग जाएगा। एक और हाइड्रोजन वैसा मिल गया, वहीं पे देने लग जाएगा। सिग्नल एक ही सिग्नल बार बार आपके इंस्ट्रूमेंट को मिल रहा है तो डेफिनेटली उसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी, है ना। ये तो आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, दिस इज नथिंग न्यू। जो कुछ न्यू है वो है जी स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। आ जाओ, तो मान लो आपने ये ए हाइड्रोजन की तरफ देखना शुरू किया, आपके इंस्ट्रूमेंट ने ए हाइड्रोजन की तरफ देखना शुरू किया और इसके साइड में ये एक बी हाइड्रोजन नाम के एक भैया प्रेजेंट है, बी नाम के हाइड्रोजन ये भैया प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी सब नहीं देख रहे, अभी एक ही कंसिडर कर रहे हैं। अब हमारे अकॉर्डिंग ए का सिग्नल यहाँ पे ये एक आ जाना चाहिए था, मान लो डेल्टा वैल्यू पे। क्यों? मान लो इसको हमने भेजा ए को बी नॉट जो है वो हमने मैग्नेटिक फील्ड भेजा, मान लेते हैं इसको बी ए, बी नॉट में से बी ए इतना मैग्नेटिक फील्ड इसको मिलना चाहिए था। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को निकूल के मान लो इस तक बी ए जो है मैग्नेटिक फील्ड पहुंचना चाहिए था, जिसकी वजह से इसका सिग्नल डेल्टा ए वैल्यू पे आ जाना चाहिए था, डेल्टा ए वैल्यू पे आ जाना चाहिए था। लेकिन वो इतने पे आया नहीं। इसका रीजन क्या हो सकता है? कहते कि ये जो बी है ना इसके साइड में बैठा, ये पक्का कुछ ना कुछ पंगे रच रहा होगा। मान लो इसका भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है बी मान लो। ठीक है, इसका अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बी है मान लो। ठीक है,
बी भी नहीं, ऐसा मान लेते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड बी है मान लो, ठीक है। अब इसका इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए पहले तो इसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से इस बी नोट को लड़ना पड़ेगा, ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। फिर इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्यों, क्योंकि ये इसके स्पेस में प्रेजेंट है, इसके स्पेस में प्रेजेंट है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है इनके बीच में, पास पास में होते हैं ये, क्योंकि ये इसका पड़ोसी है, क्योंकि ये इसका पड़ोसी है। ये कहता है कि भाई मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये भी तेरे को कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल के रखेगा। हमने बोला अच्छा कैसे डालेगा, ऐसे मान लो इसका जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है कि आपके एच ए को जो मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है, एच ए को जो मैग्नेटिक फील्ड, ये बी ए जो मैग्नेटिक फील्ड आपके एच ए तक पहुंचने वाला है, वो दो तरीके से पहुंच सकता है। अगर एच बी का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एच बी का मैग्नेटिक फील्ड, अभी लिखना नहीं कुछ भी, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। एच बी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से बताती हूँ, बी, इसकी डायरेक्शन मान लो बी नोट की डायरेक्शन अपवर्ड्स है, एच बी का जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है। तो आपका जो एच ए है उसको जितना मैग्नेटिक फील्ड एच मतलब ए को जितना मैग्नेटिक फील्ड बी ए मिलना चाहिए था, वो कितना मिलेगा, बी नॉट से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड प्लस बी, पूरा तो बी नॉट नहीं मिलने वाला वैसे, ठीक है, लेकिन जितना भी मतलब मिलना है उसमें ऐसा कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको ये बी ए मिलना था, तो इसमें बी ऐड हो जाएगा, है ना, या बी नोट से ही समझ लो तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और आपका पड़ोसी जो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठा हुआ है, तो आपके ए तक जो मैग्नेटिक फील्ड पहुंचने वाला था उसमें से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। तो आपकी वैल्यू जो है वो डेल्टा ए पर आनी चाहिए थी, लेकिन डेल्टा ए में कुछ कुछ वैल्यू डेल्टा ऐड हो गई, ठीक है, कितनी भी ऐड हो गई, ठीक है। और जब मैग्नेटिक फील्ड कम मिला तो उसकी डेल्टा वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो गई, केमिकल शिफ्ट भी कम हो गया, है ना। मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रेसेशन होगा, उतना ज्यादा केमिकल शिफ्ट होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड अगर कम मिलेगा तो केमिकल शिफ्ट भी कम होगा, यानी कि जो वैल्यू डेल्टा ए पर आनी चाहिए थी वो अब डेल्टा ए में आप कुछ वैल्यू ऐड कर दो और डेल्टा ए में आप कुछ वैल्यू ऐड कर दो, डेल्टा ए में कुछ वैल्यू घटा दो, तो एग्जैक्टली वहां पे अब ये जो आपका सिग्नल है ऐसा मिला, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिकल बना देती हूँ, प्रैक्टिकल सा नहीं लग रहा है। ऐसा मिला, ठीक है। तो ये आपकी डेल्टा, चल जाओ भाई, डेल्टा ए माइनस डेल्टा और ये वैल्यू डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ठीक है। हमने बोला अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है। फिर हमने बोला कि अगर मान लो जो हम ये हाइड्रोजन कंसीडर कर रहे थे इसके पड़ोस में एक नहीं दो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स लगी हुई, दो अगर इक्विवेलेंट हाइड्रोजन लगी हुई है, अब हमने फिर से सोचा कि इसका सिग्नल डेल्टा ए पे आना चाहिए, ठीक है, इसका सिग्नल डेल्टा ए पे आना चाहिए, बट कहता कि अब डिपेंड करता है एच बी एंड एच बी डैश दोनों ही, छोड़ो मैं यहीं भी ले लेती हूँ, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स, ठीक है। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड फिर से इसके पास बी नोट भेजा, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके पास बी ए मैग्नेटिक फील्ड तो पहुंच जाएगा कम से कम, ठीक है। तो लेकिन आप अब जरा देखिए क्या क्या हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि ये वाला जो एच बी है
ठीक है, ये वाला HB, मैं 2 HB लिख रही हूँ, ठीक है, दोनों हैं सेम, पर ये एक टाइम पे एक तरीके से ज्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है, दोनों हैं सेम ही बट एक टाइम पे एक तरीके से ज्यादा काम करेंगे। अभी देखना, मान लो आपने जो मैग्नेटिक फील्ड भेजा बी नोट, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, और आपका जो एच बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में है, और जो आपका ये वाला हाइड्रोजन की वजह से दूसरे, दोनों सेम है और दोनों सेम है, फिर भी इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। तो जो आपके एच ए को मैग्नेटिक फील्ड मिलना था, बी ए जो कि मिलना था बी नोट की वजह से, उसमें ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो गए, ठीक है, एक तो ठीक है, एक इसकी डायरेक्शन इस ऊपर की तरफ थी, एच बी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, लेकिन आपके ये वाले की डायरेक्शन नीचे की तरफ, ठीक है, ये वाले की डायरेक्शन नीचे की तरफ। अब हमको तो ये पता है, मैंने आपको बोल दिया दोनों कैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं, तो ये एक दूसरे का इफेक्ट कट कर देंगे, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड जो आपने एक्सटर्नल अप्लाई की हुई है वही पहुंचेगी। ऐसे में जितना आप बी ए उस तक पहुंचने की एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ही पहुंचेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला, देखो अगर इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है लेकिन इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है और इसकी भी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसकी भी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसकी भी डायरेक्शन, अरे भाई मेरे रुक जा, इसकी भी, ओ यार कलर ही चेंज कर रहा बच्चों, क्या आप लोग समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, इसकी भी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो दोनों अपोज करेंगे। ऐसे में जो बी ए आपका पहुंचना चाहिए था उसमें से 2B घटा दो, तो सिग्नल कितने बन गए, एक तो इतने पे वैल्यू आएगी, एक डेल्टा वैल्यू इतने पे आएगी और एक इतने पे आएगी। मान लो यहाँ पे ये डेल्टा वैल्यू, मान लो ये जब इतना मैग्नेटिक फील्ड मिलता तो इसकी वैल्यू डेल्टा ए पे आनी थी, अब 2 ऐड हुआ तो इसमें 2 डेल्टा मान लो ऐड हो गया, और क्योंकि 2 डेल्टा यहाँ पे घटा है तो यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं कि सिग्नल जो कि सिर्फ इस वैल्यू पे आना चाहिए था, अब वो इस वैल्यू पे ज्यादा वाली पे भी आएगा और कम वाली पे भी आएगा। कितने सिग्नल हो गए, मतलब एक ही सिग्नल में से कितने सिग्नल टूट गए, 3 टूट गए। पहले जब सिर्फ एक ही हाइड्रोजन जो है इफेक्ट डाल रहा था तो कितने में टूटा था, 2 में, अब 2 डाल रहे हैं इफेक्ट तो कितने में टूट रहा है आपका सिग्नल, 3 में, 3 डालेंगे तो कितने में टूटेगा, 4 में, 4 अगर हाइड्रोजन स्प्लिटिंग करने के लिए आएंगे तो कितने में टूटेगा, 5 में, समझ गए, ठीक है। तो आप आई होप समझ गए होंगे, बट फिर भी मैं आपको देखो बता देती हूँ। तो ऐसे में जो आपका सिग्नल आता है वो आता है, देखिए डेल्टा ए पे तो वैल्यू आती ही है, डेल्टा ए पे तो वैल्यू आती ही है, डेल्टा ए पे तो वैल्यू आती ही आती है, बट कम पे भी आती है और ज्यादा पे भी आती है। ये तो ऐसे वही चमगादड़ जैसा हो गया, ऐसा, ठीक है। तो ये अगर डेल्टा ए वैल्यू है तो ये डेल्टा ए प्लस, और सॉरी प्लस नहीं, पीछे तो माइनस होता है, -2 डेल्टा, और ये डेल्टा ए प्लस 2 डेल्टा, ठीक है। प्लस वाले को आगे क्यों लिखा है, क्योंकि वैल्यू इस तरफ बढ़ रही है, ऐसे था ना 0 1 2 सॉरी 1 2 3 4 ppm ऐसे था ना, तो आगे की तरफ बढ़ रही है तो बड़ी वैल्यू आगे की तरफ लिखोगे आप। ठीक है जनता, समझ आया कि नहीं आया, चलो और एग्जांपल देखे, अब एग्जांपल देके बताते हैं। देखो यानी कि आपके प्रोटॉन, एक कोई भी प्रोटॉन जिसका कोई एक सिग्नल आना था, उसके साइड में अगर एक प्रोटॉन हुआ तो एक सिग्नल की स्प्लिटिंग कितने में होगी, 2 में। अगर साइड में 2 हाइड्रोजन हुए, 2 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन हुए तो एक सिग्नल की स्प्लिटिंग कितने में होगी, 3 में।
अगर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट आ गए बच्चों, 3 हाइड्रोजन अगर इक्विवेलेंट आ गए तो इसके एक सिग्नल की स्प्लिटिंग कितने में होगी? 4 में। यानी कि जितने साइड में इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होंगे उसमें एक जोड़ दो, उतने की स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, ठीक से फॉर्मूले से बताते हैं अब आपको। ठीक है, तो स्प्लिटिंग क्यों होती है ये बताया अभी मैंने। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल का फॉर्मूला होता है 2ni+1। n होता है जी आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। एकदम दिल थाम के बैठिएगा। और I होता है आपका स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, मैं देख लूं जरा वीडियो बन भी रही है कि नहीं। हाँ बन गई, सही है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं n, और I जो होता है वो आपका न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर होता है उस न्यूक्लियस का। ठीक है, ओके। अब देखो, अब आ जाओ, अब आपको एग्जांपल के साथ बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। ठीक है, आ जाओ। अगर मान लो आपको दिया है कि जी CH3CH2Cl। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, दिल थाम के बैठना। इसका एक ही सिग्नल आना चाहिए था, एक ही सिग्नल आएगा तीनों का, तीनों के नाम का एक ही सिग्नल आएगा। तो ऐसे सिंपल ऐसे आ जाना चाहिए था एक सिग्नल। लेकिन क्योंकि इसके पड़ोस में 2 हाइड्रोजन सेम सेम बैठे हैं, 2 हाइड्रोजन सेम सेम बैठे हैं, तो वो इसके इस एक सिग्नल को स्प्लिट करेंगे। कितने में स्प्लिट करेंगे? फॉर्मूला है 2ni+1। प्रोटॉन के लिए I की वैल्यू 1/2। n मतलब कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन, कितने सारे हैं, ऐसे कितने प्रोटॉन हैं जो एक जैसा नेचर रख रहे हैं, वो कितने हैं जी? 2 हैं जी। तो 2 रख दो, इंटू में 2, ये फॉर्मूले का है, +1, 2 से 2 कैंसिल, कितने आ गए? 3। अभी मैंने आपको बताया भी था कि अगर मान लो, अभी आपको बताया भी था अभी पीछे ही करके हटे कि अगर 2 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन पड़ोस में बैठे हैं तो इन 3 के नाम का जो ये एक ही सिग्नल आना चाहिए था वो कितने में बढ़ जाएगा? 3 में टूट जाएगा। तो आप इसको 3 में तोड़ देंगे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, अगर किसी बच्चे ने ध्यान दिया होगा कि ये जो 3 मैंने स्प्लिट किए हैं ना, इनकी भी तीनों की हाइट सेम नहीं है, तीनों की हाइट सेम नहीं है ना। ये सिखाएंगे पास्कल ट्रायंगल में। कहाँ सिखाएंगे? ये पास्कल ट्रायंगल में सीखेंगे। फिलहाल सिर्फ स्प्लिटिंग सीखो। ठीक है, तो यानी कि ये जो आपका सिग्नल कितने पे 1.1 ppm के अराउंड आएगा, तो ये 1.1 ppm के अराउंड जो आएगा ये 3 में बढ़ गया। किसकी वजह से? ये जो 2 जमूरे बैठे हैं ना, इनकी वजह से हुआ ये सब। ठीक है, ये जो 2 जमूरे बैठे हैं इनकी वजह से हुआ। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ओके। अब ठीक है, इसका तो एक ही सिग्नल आना चाहिए, इसके नाम का तो एक ही सिग्नल आना चाहिए, तो इसके नाम का 2 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आना चाहिए था, 1 सिग्नल, एक ही सिग्नल आना चाहिए था ऐसे। लेकिन इसके साइड में कितने जमूरे बैठे हैं जी? कितने जमूरे बैठे हैं? 3। और तीनों कैसे हैं? एक जैसे हैं, तो इन पे फॉर्मूला अलग से लगेगा 2ni+1 का। ठीक है, I तो सेम है, प्रोटॉन ही है, क्योंकि 2 इंटू कितने जमूरे हैं? 3 जमूरे हैं, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 3। n क्या बोला हमने? इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कितने हैं ये साइड में, इसके पड़ोस में कितने हैं? 3 हैं, इनटू I की वैल्यू 1/2 +1, 3 + 1 क्या हो गया? 4। तो ये जो एक सिग्नल इसके नाम का आना चाहिए था वो किसमें बढ़ जाएगा? 4 में। ठीक है, ये फिर से ये चमगादड़ जैसा बन गया भाई, ऐसा बनता होता है। ठीक है, तो ये एक सिग्नल नहीं आता है, सिंगलेट नहीं आता है, ये ऐसे बढ़ के आते हैं। ठीक है जी, चलिए अब इनके नाम रखना सिखाएंगे आपको। तो आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि इन 2 की हाइट सेम है और इन 2 की हाइट सेम है, सबकी हाइट सेम नहीं है। ये भी किसने सिखाएंगे? पास्कल। ठीक है,
अब आप देख लीजिए, अब मैंने जो एग्जाम्पल उठा के आपको समझाने की कोशिश की थी, जो आपको बताना था वो बता देते हैं एक बार। क्या गल होगी, कौन से पे आए हुए हम? अच्छा ये रहा, कहाँ गया यार बच्चों? देखो यहाँ से चल रहे थे ना, ये बता रही थी ना मैं कि 3 हाइड्रोजन कितने में स्प्लिट हुआ है। 3 हाइड्रोजन वाला एक सिग्नल जो है वो 3 पीक्स में स्प्लिट हो गया है, और ये वाला जो आपका 2 हाइड्रोजन का था वो 4 में स्प्लिट हो गया है। क्यों हो गया ये 4 में? क्योंकि इसके साइड में 3 चबूरे बैठे हैं। ठीक है, डन। चलिए अब आगे आ जाइए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता देते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, देखिए अब मेरे को एक बात बताइए, फोर प्रोटॉन आई की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो स्प्लिटिंग 2ni+1 इज इक्वल टू 2n इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, n+1। यानी कि प्रोटॉन के लिए, ठीक है, सिर्फ प्रोटॉन के लिए स्प्लिटिंग नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लाइंस, है ना, या स्प्लिटेड लाइंस, ठीक है, वो कितनी, अभी अभी फॉर्मूला बताया, कितनी आ गई? 2ni+1 होता है प्रोटॉन के लिए, आई की वैल्यू 1/2 होती है। तो फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला आपका n+1 का बन गया। एक जनरल सा फॉर्मूला किसका बन गया? n+1 का एक जनरल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो अब से आप यही लेके चलेंगे। ठीक है, पहली बात तो ठीक है। ठीक है, अब आ जाओ, अब देखते हैं कि इनको बुलाते क्या है। अगर n की वैल्यू 1 है, इनके पड़ोस में एक ही प्रोटॉन है स्प्लिट करने वाला, तो नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लाइंस कितनी होगी? n+1 2 होंगी, n+1 कितनी होंगी? 2 होंगी, n+1 इज इक्वल टू 2। यानी कि कोई सिग्नल अगर ऐसे आना था, अगर उसके पड़ोस में एक ही हाइड्रोजन बैठा है तो वो 2 लाइन में उसको स्प्लिट करेगा और आपका सिग्नल ऐसा आएगा। ठीक है, इसको हम क्या बुलाते होते हैं? इसको हम बुलाते होते हैं डबलेट। आगे आ जाओ, अगर n की वैल्यू 2 है, पड़ोस में 2 हाइड्रोजन सेम बैठे हुए हैं, तो नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लाइन n+1 कितना आ गया? 2 + 1 3। यानी कि अब जो ये सिग्नल सीधा सीधा आना चाहिए था 1, अब कितने में टूटेगा? 3 में टूटेगा। ठीक है, इनको ना थोड़ा छोटा बना देते हैं। कितने में टूटेगा बच्चों? ये 3 में टूटेगा। तो ये जो एक सिग्नल आना चाहिए था, सिंपल ये तो टूट जाएगा। कितने में टूट जाएगा? 3 में, ऐसे टूट जाएगा ये। ठीक है, इसको हम क्या बुलाते होते हैं? ट्रिपलेट। अगर n की वैल्यू 3 हो जाए तो स्प्लिटिंग लाइंस कितनी हो जाएंगी? n+1 करके 4 हो जाएंगी। ठीक है, स्प्लिटिंग लाइंस कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी n+1 करके। तो जो सिग्नल एक सिंगलेट आना चाहिए था वो कितने में लाइंस में टूट जाएगा? 4 में टूट जाएगा, ऐसे 4 लाइंस में टूट जाएगा। इसको हम क्या बुलाते होते हैं? क्वाड्रेट। ठीक है, इसको क्या बुलाते हैं? सिंगलेट। तो अगर मान लो कोई उसके साइड में हो ही ना, n की वैल्यू 0 हो, अगर उसके साइड में कोई पड़ोसी ही नहीं है, एक प्रोटॉन का एक कार्बन में प्रोटॉन लगा हुआ है और उसके पड़ोस वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो आपका सिंगलेट आएगा। अगर पड़ोस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है तो डबलेट आएगा, डी से डिनोट करते हैं। अगर 3 हाइड्रोजन है तो ट्रिपलेट आएगा, टी से डिनोट करते हैं। 4 हाइड्रोजन है अगर तो क्वाड्रेट आएगा, क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर n की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि 4 हाइड्रोजन बैठे हुए हैं पड़ोस में, तो स्प्लिटिंग लाइंस कितनी होंगी? 5।
तो स्प्लिट हो जाएगा 5 के अंदर, ठीक है। ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसको हम बोलते होते हैं क्विंटेट, ठीक है। इसको भी मोस्टली क्यू से ही डिनोट करता है, ठीक है, या क्यू टी लिख के क्विंटेट ही लिख के देगा, जब क्विंटेट लिख के देगा तो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्विंटेट, ओके। अगर एन की वैल्यू, अब मैं आगे वाले पे चलते हैं, ठीक है। अगर एन की वैल्यू 5 आ गई तो नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लाइंस कितनी हो जाएंगी, 6। तो 6 कैसे दिखेंगे आपको, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्विंटेट, ठीक है। ये आ गया जी आपका क्विंटेट, और सॉरी क्विंटेट नहीं, इसको बोलते हैं सेक्सटेट, ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्सटेट, ठीक है, ओके। तो इनको, इसको भी आपको लिख के देगा प्रॉपर सेक्सटेट, ठीक है। अगर ऐसे ही एन की वैल्यू 6 आ गई तो लाइंस आ जाएंगी 7, उसको बोलेंगे सेप्टेट, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, हेप्टेट भी बोल देता है, सेप्टेट या हेप्टेट, ठीक है। डिपेंड उसका मूड क्या है ना, उसका मूड क्या है बोलने का, इस पर डिपेंड करेगा। ये देखो 7 लाइनें आएंगी, कितनी लाइनें आएंगी, 7 आएंगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये मैक्सिमम इतने पे ही जाता है वैसे, ठीक है। इसको तो वैसे एट द एंड यहाँ पे आते आते तो बच्चों इनको मल्टीप्लेट बोलने लग जाता है, मल्टीप्लेट बोलने लग जाता है, ठीक है, डन। तो अब मैं बताऊं आपको कैसे कैसे हो सकते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। एक सेकेंड, सही सही चल रहा है। अब मैं बता देती हूँ आपको कि कैसे कैसे आ सकते हैं। देखो जैसे कि आपको मान लो CH3 CH2 और दे दे CH3, ठीक है। अब आपको पता है ये CH3 और ये CH3 तो एक ही है, तो सिर्फ एक को कंसीडर कर लो, एक ही का सिग्नल देखना है। अब इन तीनों हाइड्रोजन का एक ही सिग्नल आना था, और इनके पड़ोस में इस जिस कार्बन पे, देखो जरा ध्यान से देखना, जिस कार्बन के ऊपर ये आपकी हाइड्रोजन जिसको आप घूर रहे हो, शूं शूं शूं, जिस हाइड्रोजन को आप बहुत ध्यान से घूर रहे हो, इस मतलब ये सारी ही तीनों एक ही, इनका एक ही सिग्नल आना है, ठीक है ना। इनका इनका 6 के 6 का एक सिग्नल आना है, इन 6 की 6 का एक सिग्नल आना है, 6 की 6 सेम है, बराबर है, तो इनका एक ही सिग्नल आना है। पर इन सब के पड़ोस में देखो कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 2, पड़ोस में इन 6 की 6 हाइड्रोजन जो कि सेम थी, इनके पड़ोस वाले कार्बन पे कितनी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यानी कि नेबरिंग प्रोटॉन कितने हैं, मैं एक वर्ड लिखवा देती हूँ, नंबर ऑफ नेबरिंग इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, ठीक है, ये वर्ड रह गया था हमारा। तो नंबर ऑफ नेबरिंग इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स एन की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यानी कि इनके लिए, ये सारे पर्पल के लिए जो एक सिग्नल आना चाहिए था, कितने पे आएगा भाई, ये आएगा 1 ppm के अराउंड। एक जो सिग्नल आना चाहिए था वो इन 2 हाइड्रोजन की वजह से N+1 यानी कि 3, यानी कि ट्रिपलेट, ट्रिपलेट में चेंज हो जाएगा, ट्रिपलेट वैसा ही बनाना जैसा मैंने बनाया है। तो ये 1 ppm पे आपको क्या मिलेगा जी, ट्रिपलेट मिलेगा, ठीक है, डन। फिर अब ग्रीन वाले की तरफ चलते हैं। बेचारे ये दोनों भी सेम है, तो इनके नाम का एक ही सिग्नल यहाँ आना चाहिए था, कितने वैल्यू पे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.3 ppm पे, है ना, 1.3 ppm पे एक ही सिग्नल सिंगलेट आना चाहिए था।
क्या है जी, ये सिंगलेट है। क्या है जी, ये सिंगलेट है। सिंगलेट आना चाहिए था, लेकिन आप देखिए, आप मतलब आप इमेजिन करिए क्या हालत हुई है इस इन प्रोटॉन्स की। ये वाले 6 के 6, ये वाले 3 के 3 और ये वाले 3 के 3 सारे सेम हैं। यानी कि इसके लिए, इन दोनों हाइड्रोजन्स के लिए, ये जो एक सिग्नल ग्रीन वाला आना था, इनके लिए जो नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं, नेबरिंग प्रोटॉन्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 6। तो स्प्लिटिंग n+1, 6+1 7 सेप्टेट बनेगा। तो ये जो सिंगलेट आना चाहिए था, ये बेचारा 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सेप्टेट बनेगा। तो ये आपका 1.3 ppm पे इतना खतरनाक सा जो है ये आपका सेप्टेट आ जाएगा, या हेप्टेट भी बुला सकते हो उसको। क्या खतरनाक, समझ रहे हो? देखो ऐसा दिखना चाहिए था फोटो, बट एक्चुअली में ऐसी दिखेगी। सही है ना? ठीक है, ओके चलिए, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वाले लेक्चर में ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वाले लेक्चर तक क्यों चलते हैं, जो मैंने आपसे वादा किया था 2 क्वेश्चन और करने की, वो कर ही लेते हैं, है ना? छोड़िए, आ जाइए। क्या नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, आ जाओ। देखो क्वेश्चंस देखो, कहते असाइन द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड विद द डेटा। 2.35 पे सिंगलेट है 3 हाइड्रोजन्स का, 3 हाइड्रोजन्स मतलब के CH3 होगी, और सिंगलेट है इसका मतलब इसके साइड वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं, कोई हाइड्रोजन ही नहीं। ठीक है, इसके साइड में जो भी एटम लगा है, ये कार्बन जरूरी नहीं है कार्बन हो, है ना? कार्बन तो हो भी नहीं सकती, 2.3 पे गया हुआ है वो, है ना? पहले तो यहीं से देख लो। पहली बात तो ये CH3 है, ऊपर से अकेली CH3 का सिग्नल 0.9 ppm पे आना चाहिए, लेकिन क्योंकि 2.3 ppm पे आ रहा है, यानी कि इसमें पक्का 1 ppm का एडिशन तो हुआ है, तभी तो ये 2 ppm तक पहुंचेगा, है ना? 1 ppm का एडिशन हुआ, यानी कि ये किसी न किसी कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, या तो, है ना? या तो किसी न किसी कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, या तो आप देखेंगे कि ये, एक सेकेंड, 2.35 मतलब के आपका 0.9 ppm अगर था, इसमें से 2.3 ppm को घटाओ, 2.3 ppm को घटाओ, तो 1.5 ppm, 1.4 ppm के अराउंड एडिशन हुआ है। ठीक है, यानी कि या तो 1 ppm या तो 1.5 ppm का एडिशन हुआ है। अब 1 ppm का एडिशन तो जो होता है वो कार्बोनिल सेंटर की वजह से होता है, और 1.5 ppm का एडिशन किसकी वजह से हो सकता है, फिनाइल ग्रुप की वजह से हो सकता है। ठीक है, एक तो पहली बात ये। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट बच्चों, ये तो चलो ठीक है, ये हमें पहले से देखनी आती है। दूसरी बात कहते हैं सिंगलेट है, यानी कि ये जिस भी कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं लगी हुई, क्योंकि अगर लगी हुई होती तो उसका नेबरिंग हाइड्रोजन कहलाता और इसको वो स्प्लिट करता, है ना? वीडियो देख लूं, ठीक है, तो उसको स्प्लिट करता, लेकिन वो स्प्लिट ही नहीं हुआ, यानी कि जिस भी कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन है ही नहीं, होता तो इसको स्प्लिट करता, क्योंकि वाह। तो हमें ऐसा CH3 ढूंढना है जो ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिससे कोई हाइड्रोजन आगे ना मिले। आ जाओ, ऑप्शन नंबर ए देखो। पहली बात, ऑप्शन नंबर ए में CH3 है, हाँ है। ये देखो, ये ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके नाम का क्या आएगा जी, सिंगलेट आएगा। यहाँ पे तो CH3 नहीं है, यहाँ पे CH3 है, ये फिनाइल से जुड़ा हुआ है, ये ऐसा कार्बन है जिसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके नाम का भी तो सिंगलेट आएगा। ठीक है, ये वाला CH3 देखो, ये भी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसपे कोई भी पड़ोसी हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि इसके नाम का भी सिंगलेट आएगा, इसके नाम का भी सिंगलेट आएगा, दोनों के नाम का सिंगलेट आएगा। देख लेते हैं क्या करेंगे। ठीक है, अब ये देखो, अब यानी कि ऑप्शन बी तो कैंसिल हो गया। अब आप बच्चों देखो ऑप्शन नंबर डी को, उसमें ना 2 CH3 दिए हुए हैं। कितने CH3 दिए हुए हैं, 2 CH3 दिए हुए हैं।
लेकिन अगर 2 CH3 होते तो यहाँ पे एक और CH3 के बारे में ये मेंशन करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही 3 हाइड्रोजन वाला CH3 ग्रुप के बारे में मेंशन किया हुआ है। बाकी किया हुआ है कि 2 हाइड्रोजन का एक सिंगलेट है और 4 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट है। और वैल्यू देख लो, ये वैल्यू तो एरोमेटिक प्रोटॉन की ही मिलेगी, है ना, ये वैल्यू तो एरोमेटिक प्रोटॉन की ही मिलेगी। तो ऐसा आपने स्ट्रक्चर ढूंढना है जिसमें कि 4 हाइड्रोजन लगे हों। आप ऑप्शन नंबर डी को देखो, एरोमेटिक हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 और 3, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी रह गया सिर्फ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, बाकी के मिटा दूं मैं, बाकी के मिटा दूं ताकि मेरे को आप लोगों को जो है वो बताने में आसानी रहे, ठीक है। आप लोग लिख लेना इनको, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए और सी में हम जो है वो आ गए हैं, ठीक है। एक चीज देखिए, इसमें आप देखेंगे कि जो आपका क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लेट दिया हुआ है। अब यहाँ से सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि देखो ये CH2 क्या दिया हुआ है, सिंगलेट दिया हुआ है, 2 हाइड्रोजन यानी कि CH2 होगा, और क्या दिया हुआ है, सिंगलेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी ये CH2 को देखो, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उस पर हाइड्रोजन नहीं है, तो डेफिनेटली इसके नाम का सिंगलेट आएगा, ठीक है। और इसके नाम का भी सिंगलेट आएगा, ठीक है। तो अब कैसे पता करेंगे, अब आप यहाँ से पता करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लेट, एम लिखने का मीनिंग क्या है बच्चों, मल्टीप्लेट। जब भी मल्टीप्लेट लिखेगा, मल्टीप्लेट लिखेगा उसके नाम का एम लिखेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लेट आया है 4 हाइड्रोजन का। आप एक बार इस ऑप्शन को देखिए, हम कल भी बात कर रहे थे। आप एक तो यहाँ से आप जो क्या बोलते हैं इसको, प्लेन है वो पास कर सकते हैं। ऐसे में अगर यहाँ से प्लेन पास करेंगे तो आपको पता है कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा, और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा। तो ये 2 हाइड्रोजन के लिए एक सिग्नल आता और ये 2 हाइड्रोजन के लिए एक सिंगलेट आता, ठीक है, ऐसे आता। लेकिन उन्होंने बोला कि चारों हाइड्रोजन के लिए एक साथ मल्टीप्लेट आया है, यानी कि ऐसा कंपाउंड है जिसमें से प्लेन पास नहीं हो सकता, क्योंकि चारों हाइड्रोजन जो है वो आपके आस पास रहे होंगे और चारों में से पता कर पाना मुश्किल रहा होगा कि कौन सा किसका जो है वो सिग्नल है ना। अगर क्योंकि ये वाला कंपाउंड होता तो इसके 2-2 हाइड्रोजन करके आपके जो है वो सिग्नल आते, ठीक है। 2-2 सिंगलेट तो नहीं आते, वो भी सिखा देंगे आपको, सिंगलेट तो नहीं आते, बट 2-2 हाइड्रोजन करके 2 अलग अलग सिग्नल आते। लेकिन उन्होंने बोले चारों हाइड्रोजन का एक ही मल्टीप्लेट एक जगह पे, मतलब एक साथ बल्ज सा बन गया है, ठीक है। वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। क्यों, क्योंकि ना तो यहाँ पे आप कोई भी प्लेन पास कर सकते है ना, कोई भी प्लेन तो पास ही नहीं होगा, और प्लेन नहीं पास होगा यानी कि सिमेट्रिकल कंपाउंड नहीं है। तो वहीं आसपास ये हाइड्रोजन का सिग्नल, वहीं आसपास इसका 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 एक साथ आया, पास पास में आ गए सारे सिग्नल, ऐसे लग रहे होंगे जैसे कि मल्टीप्लेट बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला आप नोट डाउन कर लीजिए, और ये क्वेश्चन जो है आप लोग खुद सॉल्व करके लेके आएंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करके लेके आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।